नमस्कार प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आज आगे परमाणु संरचना के भाग 6 में देखते हैं। कुछ छोटी सी परिभाषाएं बची हैं और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक समभारिक से संबंधित आंकिक प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड, IERT और पॉलीटेक्निक जैसे एग्ज़ामों में इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, आइसोटोन्स। देखिए है क्या ये चीज़ सम न्यूट्रॉनिक। जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा, सम माने बराबर और न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। तो होना क्या चाहिए, यानी न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं, तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, और शब्द भी बता रहा सम न्यूट्रॉनिक, यानी दो तत्व हमारे पास होंगे और दोनों तत्व में क्या होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वे तत्व जो जिनके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होंगे। यानी पर न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी लेकिन परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। तो देखते हैं एक उदाहरण के थ्रू। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 15। 15 से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8, यानी कि नाइट्रोजन में 8 न्यूट्रॉन हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16। 16 से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 न्यूट्रॉन 8। तो अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के दोनों क्या हैं, आइसोटोन हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन, यानी सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, नया है थोड़ा सा आप लोगों के लिए। वे स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर समान होता है। देखिए ये आइसोडाइफर जो होते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दो चीज़ है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो समान आना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ऐसे तत्व तो वो एक दूसरे के आइसोडाइफर होते हैं। तो देखते हैं इस एग्जांपल में, देखिए यूरेनियम आइसोडाइफर की बात कर रहे हैं। देखिए यूरेनियम 92-235, थोरियम 90-231। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे न्यूट्रॉन प्राप्त कर लेंगे। तो न्यूट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो ए हमारा होता है परमाणु भार और ये होता है जेड, और जेड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बराबर पी बराबर ई, यानी कि चाहे परमाणु क्रमांक कहें, चाहे प्रोटॉन की संख्या कहें, चाहे इलेक्ट्रॉन कहें। तो यहाँ पर जैसे ही हम 235 से 92 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 143, 143। ठीक है, 143। थोरियम में भी यही काम करेंगे, परमाणु भार 231, परमाणु क्रमांक 90, 231 से 90 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 141, 141। हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, क्या बराबर होने चाहिए, न्यूट्रॉनों का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं हमारे न्यूट्रॉन आए 143, दूसरे वाले में आए 141। अब हम दोनों में प्रोटॉन की तुलना करेंगे। ठीक है, किसकी तुलना करेंगे, प्रोटॉन की। तो देखिए पहले में हमारे न्यूट्रॉन आए हैं 143, तो 143 से अगर हम 92 परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो अंतर क्या आ रहा है, 51। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन 90, न्यूट्रॉन 141, तो 141 से 90 घटाएंगे तो इसमें भी क्या आ रहा, 51। यानी थोरियम और यूरेनियम एक दूसरे के दोनों क्या हैं, आइसोडाइफर हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, आइसोडाइफर हैं। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर घटाएंगे, देखिए 13 और 6, 13 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा ना, 7 6 13, 7 आ गया। 14 से 7 घटाएंगे 7। इस तरह से इसमें से घटाएंगे तो दोनों से घटाने पर अंतर क्या आ जाता है, बराबर अंतर आ रहा है ना। ठीक, तो इस तरह फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, कार्बन 13 से 6 घटाएंगे और नाइट्रोजन 14 से 7 घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, 7। इसमें भी अंतर क्या आएगा, 8, यानी दोनों का अंतर डिफरेंस है। ठीक है,
इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों को आइसोडाइफर बोलते हैं। 13 से 6 घटाएंगे तब भी 7 आएगा, 14 से 7 घटाएंगे तब भी 7 आएगा। इस तरह इसमें से 14 से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, 16 से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। कहने का मतलब है दोनों में क्या है, जो अभी हमने कहा कि अंतर न्यूट्रॉनों का सेम होगा तो दोनों में सेम है। ठीक, आगे बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। देखिए जैसे शब्द बोल रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक, तो फिर वही बात आ गई, सम मतलब बराबर और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक तत्व आते थे, यहाँ स्पीशीज शब्द इसलिए यूज हो रहा है। स्पीशीज का मतलब होता है कि उसमें कई तरह के परमाणु आयन या यौगिक आ जाएं। तो देखिए जैसे कहा कि वे स्पीशीज जिनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर देखिए एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है और कंपाउंड है। एटम मतलब परमाणु होगा, मॉलिक्यूल परमाणुओं से मिलकर जो बने हुए अणु होंगे, आयन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो जिस अवस्था में रहता है वो आयन होती है। जैसे यहाँ पर हमने सोडियम पर प्लस कर दिया, सोडियम आयन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन है, इस पर हमने माइनस चार्ज कर दिया तो फ्लोरीन फ्लोराइड आयन हो गया। ठीक, कंपाउंड जब कोई यौगिक बना हो। तो अब देखते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की तुलना यहाँ पर देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ये -3 दिखा रहा है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो 7 + 3 = 10, ये देखिए। फिर यहाँ पर 2 माइनस है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो 8 में 2 और जोड़ देंगे तब भी 10 हो जाएगा। फ्लोरीन के पास परमाणु क्रमांक 9 होता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये देखिए ग्रहण कर रहा है, ये भी 10 हो गया। नियान अक्रिय गैस होती है, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है न देती है, परमाणु क्रमांक 10, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, एक धन बना है तो 11 से 1 निकाल देंगे तब भी क्या बचेगा, 10, यानी सोडियम भी 10। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब भी क्या बचेगा, 10। यानी ये सब तत्व क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी इनमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है। ठीक, अब बात करते हैं आइसोस्टर की, यानी समविन्यासी की। तो देखिएगा, जिन अणुओं या आयनों में परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समविन्यासी कहते हैं। ये गलत लिखा है, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर समविन्यासी, ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक से नोट्स हो गया है, यहाँ पर समविन्यासी होगा। ठीक है, ये गलत है। तो जिन अणुओं या आयनों में परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समविन्यासी। अब देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पर CO2, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल एटम कितने हो गए, 3। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन दो एटम है तो ऑक्सीजन के 2 एटम में गुणा कर देंगे तो 6 कार्बन के और 8 × 2 यानी 16, और 16 × 6 = 22, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 22 इलेक्ट्रॉन भी हैं और 3 एटम भी हैं। अब इसमें भी देखते हैं, नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, देखो N2 लिखा तो नाइट्रोजन 2 हो गई और ऑक्सीजन 1, टोटल कितने हो गए, 3 एटम हो गए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ये 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 × 2 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन का 8 तो 7 दूनी 14 और 14 8 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो समविन्यासी कैसे हुए, उनमें जो एटम हैं यानी परमाणुओं की संख्या भी समान है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है। इसी तरह देखिए नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि नाइट्रोजन में एटम कितने हैं, 2। कार्बन मोनोऑक्साइड में 2, एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन का, ये भी 14 होगा। साइनाइड एक कार्बन का है एक नाइट्रोजन का, 2 एटम है और 6। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो लिखा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जो लिखा है वो माइनस से लिखा है ना, नाइट्रोजन साइनाइड में, तो यहाँ नाइट्रोजन 7 होता है, चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 7 1 8 हो जाएगा, ये देखिए 8, और कार्बन का 6, तो 8 6 और 8 14, इस तरह से ये समविन्यासी हो गए। ठीक है, तो ये आपके लिए ये समविन्यासी हैं और इस पर ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ पर समविन्यासी होगा। ठीक, आगे बात की जाए समप्रोटॉनों को। देखिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक ही तत्व के वे एटम, कैटायन, एनायन जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उन्हें समप्रोटॉनी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समप्रोटॉनी है। अब इनके प्रोटॉनों की संख्या हम लोग गिन लेते हैं। तो देखिए आयरन Fe परमाणु क्रमांक इसका 26 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 26।
अब अगर इलेक्ट्रॉन कह दें तो हमारे पास एक फार्मूला है ना, J बराबर P बराबर E माइनस। अगर हम ये कह दें कि परमाणु क्रमांक 26 है, तो देखिए चाहे परमाणु क्रमांक 26 हो, चाहे प्रोटॉनों की संख्या 26 हो, चाहे इलेक्ट्रॉन, यानी अगर एक चीज़ पता तो तीन चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका परमाणु क्रमांक 26 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 26। देखिए यहाँ पर दो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आयरन अगर दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा इससे क्या हमें मतलब, हमें प्रोटॉन की संख्या देखना है। तो यहाँ प्रोटॉन 26 होंगे। ये कितने भी आयन निकाल दे इससे हमसे मतलब नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और नाभिक से वो बाहर जा नहीं सकते, इसलिए जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोप्रोटॉनिक यानी समप्रोटॉनिक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नाभिकीय समान, न्यूक्लियर आइसोमर। देखिए इनमें सब कुछ समान होगा, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्याएं समान, लेकिन क्या अंतर आएगा? विघटन दर, अर्धायुकाल, विघटन स्थिरांक आदि गुण भिन्न होते हैं। अब ये है क्या? विघटन दर क्या है? देखिए कोई रेडियो एक्टिव तत्व या कोई भी पदार्थ जब धीरे धीरे टूटता है, विघटित होता है, तो उस टूटने की दर को हम लोग बोलते हैं विघटन दर। टूटने के बाद उसका कितना जीवन काल बचा है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक, फिर विघटन स्थिरांक, वो किस वेग से टूटा है। ठीक है, ये विघटन स्थिरांक हो गया। तो यहाँ पर कहा गया कि नाभिक में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या तो समान होंगी, लेकिन विघटन दर, अर्धायुकाल और विघटन स्थिरांक के गुण अलग अलग होंगे। ठीक, और ये देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60M। देखिए यहाँ पर 60 था, यहाँ पर 60M। ये जो M है वो कह रहा है कि जो सामंजस्य था इनका अस्थायी अवस्था को व्यक्त करता है, यानी यहाँ पर जो ये स्थायी रूप में कोबाल्ट 60 अभी स्थायी रूप में है, जैसे इसमें M हो गया M, ठीक है, तो M क्या होगा? ये पैतृक एलिमेंट हो गया, और जैसे पैतृक एलिमेंट हो गया तो यहाँ कोबाल्ट जो 60 बनाया था ये अभी स्टेबल था, ये स्थायी है, लेकिन जैसे ही M लिख गया तो वह अस्थायी हो गया। तो अब इसका मतलब इसका क्या हो गया? विघटन दर चालू हो गया, अर्धायु चालू हो गई होगी, और विघटन स्थिरांक चालू हो गया होगा। इस तरह जिंक 69 और जिंक 69M में, तो ये अस्थायी से जब अस्थायी में जाते हैं तो ये M जो है ये शो करता है कि अस्थायी फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है, इसे बोलते हैं। इसमें एक मिनट ये अन होगा। ठीक है, अब देखिए अंकित प्रश्न, देखिए ये आपके लिए ज़रूरी है और ये क्वेश्चन आते हैं। अंकित प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती प्रयागराज स्टेशन, आप सब लोग प्रयागराज में हैं, 1370 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी का प्रसारण करता है। ठीक है, संचारक यानी ट्रांसमिटेंस द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछना चाहता है वो? तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान पूछना चाहता है। दे उसने क्या रखा? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को, जिसको हम लोग न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं, लैम्डा बराबर C/न्यू। ठीक, C जहाँ प्रकाश का वेग है आप जानते हैं, न्यू क्या है? आवृत्ति उसने दे रखा है 1370 किलोहर्ट्ज। ठीक, अब प्रकाश का चाल आप लोग जानते ही हो, तो प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ तो देखिए ये फार्मूला है। उसने लैम्डा पूछा कि तरंग दैर्ध्य का मान बताइए, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा C/न्यू। तो C हमारा क्या? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, और ये 1370 × 10⁻3। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से जाएगा, तो 10⁸ से 10⁻3 घटाएंगे, यानी 8 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10⁵। ठीक, अब जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो चूँकि ये ज़्यादा आएगा भाग में, इनका 3 में भाग देंगे, 10⁻⁻ हमारा 5 था, ये 13.5 का भाग देंगे तो ये कैलकुलेट होके देखिए जिसकी रीडिंग होती है वो 2 पॉइंट यानी 0.12 अंक तक हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2.18 मीटर हो जाएगी। फिर कहा गया है, अगला नेक्स्ट सवाल है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल की गणना कीजिए। 1 मोल की कह रहा है, तो देखिए जो हर्ट्ज होगा है ना, वो हमारा क्या है? फोटान की ऊर्जा हमें निकालना है 1 मोल। तो यहाँ पर E बराबर क्या हम लोग पढ़ते हैं? h/न्यू। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, ये आपको मैंने क्वांटम सिद्धांत में बताया था।
ई बराबर एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ई बराबर एच न्यू के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे 1 मोल की, और हमारे पास दिया क्या है, न्यू दिया है, ठीक है। ई आपको पता ही है, ई इसलिए पता है क्योंकि एच आपको इसलिए पता है कि प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट का मान 6.62 × 10⁻34 जूल होता है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो क्या वैल्यू होगी, देखिए ई बराबर एच न्यू, तो एच का मान आपको पता ही है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और आवृत्ति उसने पीछे दे रखा है, ये देखिए 5 × 10⁻14, तो आवृत्ति दे रखी है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आवृत्ति दे रखी है, हमने आवृत्ति रख दिया, यहाँ पर हमने एच का मान रख दिया, कैलकुलेट कर दिया। तो देखिए 34 से 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, -20 आ जाएगा। और चूंकि हमने बताया था कि जब गुणा करेंगे तो 5 का, तो दशमलव के 1 अंक यानी 3.3 का है, तो एक और बैक करेंगे तो इससे 1 दशमलव और घट जाएगा, यानी बच जाएगा 10⁻19, ठीक। अब 10⁻19 बचेगा, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, और इस कैलकुलेशन में हम लोग किसका वैल्यू रखेंगे, Na, याद आया होगा पीछे नंबर आप, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मान आ जाएगा 199.33। यहाँ अगर कोई आपको दिक्कत हो तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपका हर्ट्ज में है और 1 मोल का पूछा है, तो देखिए हमारे पास ई बराबर एच न्यू से सॉल्व करेंगे, हल हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया है 3 विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40 है, ठीक है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20 है। इस तीनों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बराबर जेड प्लस एन नॉट में पीछे बताया था न्यूट्रॉन का, या एन बराबर ए माइनस जेड। तो परमाणु इसमें द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये तो 40 दिया है, यानी ए का मान हमारा 40 है, ए का मान 40 दिया है। प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक 18 दिया है, तो 40 से 18 घटाएंगे, यानी परमाणु क्रमांक से परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने घटा दिया, 40 से 18 घटाया 22 आ गया, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 22 हो गई। दूसरे तत्व का उन्होंने 19 दिया है, तो 40 से 19 घटाएंगे 21 आ जाएगा। फिर तृतीय तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार 40 है, आपको ऊपर पढ़ चुके हो, तो 40 से 20 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, देखिए ये कभी कभी पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। समान परमाणु क्रमांक के 2 परमाणुओं x और y की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 208, 210 हैं। यदि x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन हो तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा कि परमाणु क्रमांक क्या है, समान परमाणु क्रमांक वाले 2 परमाणु हैं, ठीक है, एक x और एक y। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी द्रव्यमान संख्या अलग अलग दे रखा है, तो आप जानते हो कि हमने x माना तो एक की द्रव्यमान संख्या 208 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और दूसरा हमने ये लिख दिया x और यहाँ लिख दिया 208। फिर कहा द्रव्यमान संख्या क्रमशः और y 210। फिर कह रहे यदि x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन, तो देखिए 208 से हम लोग पहले 126 घटा लेंगे, तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 82 हो गई। अब यहाँ कहा कि समान परमाणु क्रमांक, अगर इसका 82 है तो इसका भी 82 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक दोनों के समान है, ठीक। तो देखिए इसका 208 हो गया, इसका 82, इसका 82। अब घटा लेंगे। अब हमें पूछा क्या है, नाभिक, तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे, 208 से 82 घटा दो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और 210 से फिर 82 घटा दो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो देखिए यही हुआ होगा यहाँ पे, ये देखिए 208 से 82 यहाँ पर आया, प्रोटॉनों की संख्या 82, तो वाई के नाभिक में प्रोटॉन कितने हो गए, 82, और वायु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 210 से हम लोग 82 घटा देंगे, 128। इस तरह से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक तत्व के ऋणायन, ठीक है, थोड़ा सा सवाल ऊपर छूट रहा है, ये देखिए एक तत्व के ऋणायन, ये ध्यान दीजिए, ऋणायन में 18 इलेक्ट्रॉन है। यदि तत्व की द्रव्यमान संख्या 35 हो तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की गणना कीजिए। देखिए ऋणायन मानी x माइनस,
तो ऋणायन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया होगा, ठीक है, और उन्होंने बता दिया कि ये 18 है। तो 18 है यानी पहले कितना रहा होगा, तो जब कोई माइनस चार्ज वाला होता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो पहले अगर वो इस समय वो 18 है तो जब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा उस समय तभी तो ये 18 हुआ होगा। यानी अगर इसको हम उदासीन करें तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 17, यानी ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो यहाँ E-18 लिखा है, यानी उदासीन अवस्था में परमाणु कैसा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम रहा होगा, तो ये 17 आ गया। तो A बराबर Z प्लस N, यानी N बराबर A-Z। तो A हमारा क्या है दे रखा है, A हमारा इसमें देखिए यहाँ दिया है 35, ठीक है, तो A बराबर 35 दिया है, और 35 से हम लोग क्या कर देंगे 17 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 18, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 18 आ जाएगी। निम्नलिखित में से जर्मेनियम के सम न्यूट्रॉनिकों को छांटिए। देखिए छांटना है और सिंपल है, न्यूट्रॉन हमें निकालना है। तो देखिए पहले हम तो 76 से भैया 32 घटा दो, कितना आ जाएगा 44। यानी अब हमें ऐसे इनमें से इन सेट से ऐसे ढूंढना है जिनका अंतर न्यूट्रॉनों का 44 हो। तो देखिए 32 से 77 घटाएंगे 44 आएगा। देखिए 32 से 77 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब इसमें जर्मेनियम के जैसे न्यूट्रॉन नहीं है। खैर इस पे देखते हैं, ये मैंने आपको ये बता दिया जर्मेनियम। अब देखिए 77 से 32 घटाए 45, इसका मतलब इसमें नहीं है, ये इससे नहीं मैच कर रहा। अब इसे 77 से 33 घटाएंगे तो देखिए 77 से 33 घटा रहे हैं तो ये मिल रहा है, यानी आर्सेनिक है, आर्सेनिक उसके सम न्यूट्रॉनिक है। फिर आर्सेनिक के बाद सेलेनियम देखते हैं, सेलेनियम में देखिएगा 77 से 44, ये भी नहीं है, 44 आना चाहिए ना। चलिए अब देखे हैं यहाँ पे 78 से 34 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। सेलेनियम 2 बार दिया है, अच्छा ठीक है, सेलेनियम 2 बार दिया तो पहले वाले में तो नहीं आ रहा लेकिन दूसरे वाले में आ रहा, तो हमें घटा के निकालना क्या है कि उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान आ जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पहले पता कर लिया कि ये 44 हैं और इसको फिर हमने घटा दिया, ठीक है, तो ये 44 आ गया। इस तरह से सवाल हो गया हमारा। अब देखते हैं हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 1 और 2 हैं तथा परमाणु क्रमांक क्रमशः 1.0078 और 2.0143 हैं। साधारणतः हाइड्रोजन में ये समस्थानिक 64:1 के अनुपात में उपस्थित है। हाइड्रोजन का औसत परमाणु क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, क्रमशः जो दिया है द्रव्यमान संख्या 1 और दे रखा है, परमाणु क्रमांक क्रमशः दिया है, तो समस्थानिक अनुपात, तो देखिए हमें अनुपात में औसत जब निकालना होता है तो क्या करेंगे, दोनों को योग कर देंगे। लेकिन हमें पहले योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक का गुणा कर देंगे। तो ये देखिए ठीक है, अब पर द्रव्यमान संख्याओं का गुणा हम लोग किस में कर देंगे, जो अनुपातिक योग है, और इसमें भी हम लोग किसका गुणा करेंगे, इसके वैल्यू की। तो देखिए यहाँ पर 1 क्या है, 1.0078, इसका गुणा किस में करेंगे 64 में, और इसका गुणा करेंगे 1 में। फिर से देख लीजिएगा, द्रव्यमान संख्याएं 1 और 2 हैं और परमाणु क्रमांक और समस्थानिक, हमें परमाणु भार ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि परमाणु भार को जो क्रमशः दिए हैं उनका अनुपातिक गुणनफल औसत निकालना ना, और अनुपातिक योग, तो अनुपातिक योग करेंगे तो देखिए 6400 + 1 और ये इन दोनों का गुणा, और इस तरह से गुणा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 1.008 या 1। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए जो भी आपको समस्या हो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और प्लीज़ हमारे इस नंबर पे आप अपनी पर्सनल समस्या इससे संबंधित बता सकते हैं 9307901337। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।